उस कॉन्क्लेव के बाद ही ये परिवर्तन नज़र आ रहा है। तो आप ये देखिए कि उस कॉन्क्लेव में एक दृश्य जो बहुत मीडिया में चर्चा में रहा कि जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ने नमस्कार भी नहीं किया था। केशव प्रसाद मौर्य को योगी की जगह रखकर देखते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य खुद अपने पूर्वांचल में सीटें नहीं दिला पाए, खुद विधानसभा का चुनाव खुद हार गए थे। ब्रजेश पाठक को यदि वहां पर तौल कर देखते हैं तो ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से आए हुए नेता हैं। एक मेरा सवाल है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है बयान वगैरह, इससे बीजेपी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? पिछड़े समाज का बहुत तबका जो है इस उम्मीद लगाए बैठा हुआ था कि हो सकता है केशव जी सच में, या केशव जी ना भी बने तो दूसरा कोई ओबीसी मुख्यमंत्री बने। कहीं ना कहीं धक्का लगा है पिछड़े समाज। क्या दिल्ली दरबार या आला कमान या हाई कमान झुक गया योगी के आगे? 3 दिन पहले 27 तारीख को दिल्ली में जो बीजेपी की बैठक हुई, वहाँ पर सारे जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। सीएम योगी आगे बैठे हुए थे और उनके दोनों जो डिप्टी हैं वो पीछे खड़े थे। तो ये हुआ था कि सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं। अभी हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं विधानसभा जो सत्र, मानसून सत्र जो चल रहा है यूपी में, वहाँ पर भी दोनों लोग एक साथ बैठे हुए थे। फिर एक नई तस्वीर भी सामने आई है जिसमें ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है, कैबिनेट बैठक। एक तरफ ब्रजेश पाठक बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं। सवाल ये है, क्या ये जो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो लगातार खबरें आ रही थी, मनमुटाव की खबरें थीं, ये भी चर्चा थी कि किसी भी कैबिनेट बैठक में वे जो केशव प्रसाद मौर्य हों या ब्रजेश पाठक हों, मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं जा रहे थे जो कैबिनेट की बैठक चल रही थी। तमाम खबरें उड़ रही थी। इसी बीच में संगठन वाला वो विवाद भी होता है जिसमें वो कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। क्या सारी चीज़ें दोनों लोगों के बीच में, डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं? हमारे साथ बात करने के लिए अनादि टीवी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रभु पटेरिया सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एसोसिएट एडिटर हैं। सर, सवाल ये है, क्या दोनों लोगों के बीच में मतलब फिक्स हो गया है? वो पूरी बैठक के बाद दोनों लोग जब यहाँ पर आए, यूपी आए, लखनऊ, विधानसभा सत्र में भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में कैबिनेट की बैठक में दिखाई दे रहे हैं। लंबा अरसा हो गया था, आपको लगता है सारी चीज़ें हो गई हैं फिक्स? हाँ, एक तरीके से कहें कि ये सीज फायर की स्थिति इसको मान सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब आपके खटास आ जाती है संबंधों में तो संबंध दोबारा पुरानी स्थिति में तो कभी आ नहीं पाते, लेकिन कोशिश की जाए तो फिर धीरे धीरे संबंध में सुधार आता है। शायद वो प्रोसेस शुरू हो गई। और जिस बैठक का आपने जिक्र किया, दिल्ली की जो बैठक थी, सीएम कॉन्क्लेव जो हुआ था बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का, उस कॉन्क्लेव के बाद ही ये परिवर्तन नज़र आ रहा है। तो आप ये देखिए कि उस कॉन्क्लेव में एक दृश्य जो बहुत मीडिया में चर्चा में रहा कि जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ने नमस्कार भी नहीं किया था। लेकिन उसके बाद ये कहा जाता है कि उसके बाद बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनकी योगी के साथ अलग से बातचीत हुई है और शायद उनने योगी को समझाया होगा या जो भी परिस्थितियां बनी होगी। तो उसके बाद जब वो लौट कर आए हैं तो आप देखिए कि कैबिनेट बैठक में जो दोनों उप मुख्यमंत्री आमतौर पर जा नहीं रहे थे कई दिनों से, वो वहाँ पर दिखे, हंसी मजाक का माहौल रहा, आपस में हंसी ठट्टे होते रहे, बहुत सारी बातें हुई। विधानसभा की शुरुआत में भी वो नज़ारा आपको देखने को मिला कि उसी तरीके की स्थितियां हैं। तो यहाँ ये कहें कि योगी का जो एक एरोगेंसी वाली जो इमेज थी, तो योगी ने भी अपने आप में परिवर्तन लाया, क्योंकि हमने देखा जब विधानसभा का पहला दिन था तो आमतौर पर योगी सीधे आके अपनी सीट पर बैठ जाते थे, लेकिन वो आए, वो सदन के अंदर घूमकर जो है सत्र की कार्रवाई शुरू होने के पहले विधायकों से मिलते हुए दिखाई दिए। तो थोड़ा सा उन्होंने भी अपने बर्ताव में बदलाव लाया होगा निश्चित तौर पर। यहाँ से भी इन दोनों के व्यवहार में भी बदलाव दिल्ली के निर्देश पर हुआ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियाँ हैं तो उसमें हम यदि केशव प्रसाद मौर्य को योगी की जगह रखकर देखते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य खुद अपने पूर्वांचल में सीटें नहीं दिला पाए, खुद विधानसभा का चुनाव खुद हार गए थे। पार्टी ने फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा, उनके पिछड़े वर्ग से होने का उनके कद का सम्मान रखा। ब्रजेश पाठक को यदि वहाँ पर तौल कर देखते हैं तो ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से आए हुए नेता हैं, बहुत ज़्यादा बीजेपी या संघ के परिदृश्य से आए हुए नेता नहीं है। तो वो पार्टी में उस मुकाम पर योगी की जगह लेने की स्थिति तो उनकी दिखती नहीं है। तो मजबूरी उत्तर प्रदेश में यही दिखाई देती है कि योगी जिनका एक अपना ओहरा है, यूपी के बाहर भी है, तो पार्टी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। लेकिन योगी का जो एक अपना ये था कि उनका जो एक एरोगेंसी थी, अपनी सुपरमेसी थी, शायद उसको भी डाउन करना कहीं ना कहीं ये था। नहीं तो आप निश्चित मानकर चलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जहाँ जरा सा भी पानी में हलचल हो तो आलाकमान को पता चल जाता है। वहाँ यूपी में इतने दिन तक खटास चलती रही, बार बार बातें होती रही, वो शांत रहा।
तो शायद वो दोनों पक्षों को उनके वजूद का एहसास कराने का जो एक प्रक्रिया का उनका हिस्सा होता है बीजेपी का, तो शायद उसका एहसास दोनों को करा दिया गया है। और अब मुझे लगता है कि शांतिपूर्वक ढंग से आने वाले समय में यूपी सरकार काम करती हुई दिखाई देगी। एक मेरा सवाल है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है बयान वगैरह, इससे बीजेपी को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? देखिए, जब भी संगठन और सत्ता को लेकर बयानबाजी होती है तो नुकसान तो होता ही है। आपके कार्यकर्ता अलग अलग धड़ों में बढ़ जाते हैं, विपक्ष को आप पर हमला करने का मौका मिलता है। जब हमला करने का मौका मिलता है तो जो वोटर है आपका, जो आपके प्रति आसक्ति रखता है, उसको भी सोचने पे विवश होता है कि आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मूल जो काम करने के लिए आए थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर असर तो उसका निश्चित तौर पर पड़ता है। हम देख रहे थे इस पूरे जो भी बहस हो रही थी केशव प्रसाद मौर्य उर्फ मतलब बनाम योगी आदित्यनाथ के बीच में, पिछड़े समाज का बहुत तबका जो है इस उम्मीद लगाए बैठा हुआ था कि हो सकता है केशव जी सच में, या केशव जी ना भी बने तो दूसरा कोई ओबीसी मुख्यमंत्री बने। कहीं ना कहीं धक्का लगा है पिछड़े समाज को। देखिए, बीजेपी का जो फार्मूला यदि हम देखते हैं, जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे 6 महीने पहले, तो उन्होंने देखिए मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री दिया है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल का मुख्यमंत्री दिया है, राजस्थान में सवर्ण मुख्यमंत्री दिया है, उड़ीसा में आए तो उनने फिर माझी समाज का मुख्यमंत्री दिया है। तो उसी कड़ी में यदि उत्तर प्रदेश में वो ठाकुर मुख्यमंत्री है और जो कि भगवा है, अब सबसे बड़ी बात यह है राम की भूमि है, राम का नाम लेकर बीजेपी शीर्ष तक पहुंची है। तो जो उस आंदोलन के प्रणेताओं जो पीठ है गोरखनाथ पीठ, वहाँ के जो अगुआ हैं, तो उनको सीधे ऐसा डेंट लगाना, वो मुझे नहीं लगता कि पिछड़ों की राजनीति यदि आप कहें कि पिछड़ा मुख्यमंत्री ले आइए तो संभव नहीं है, क्योंकि पिछड़े हों या अगले हों सबके लिए योगी सम्मानीय है। जो मैंने भी आपको बताया, जब विधानसभा में घूम के लोगों से मिल रहे थे तो हर वर्ग का विधायक उनके पैर छूने के लिए आतुर दिखाई दे रहा था। तो निश्चित तौर पर वो योगी का एक अपना कद है, एक उनके प्रति लोगों की जो भावना है, एक तो उनका बाना ऐसा है जैसे आस्था अपने आप उपजती है, तो शायद उसका भी प्रभाव वहाँ पर है। तो उनके रहते यदि योगी को हटाना है तो शायद योगी को आपको दिल्ली लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप वहाँ पर नया कोई नेतृत्व खड़ा कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में यदि उत्तर प्रदेश देखें या उत्तर प्रदेश के बाहर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद यदि स्टार प्रचारकों में सबसे ज़्यादा डिमांड किसी की होती है तो योगी आदित्यनाथ की होती है। तो इतने बड़े कद का नेता यदि देश स्तर पर है तो आप उसको यदि डाउन कर रहे हैं तो फिर पार्टी का ही नुकसान होगा। तो पार्टी सारे मामलों पर विचार करके निर्णय लेती है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादातर बीजेपी के अंदर ये सब जो चीज़ें होती हैं उस पर बात नहीं होती है, और अल्टरनेट जो मीडिया है पिछले 2-3 सालों में हम इसके बड़े उभार के तौर पर देख रहे हैं। इसने एक शब्द बनाया हुआ है दिल्ली दरबार, आला कमान, हाई कमान, दिल्ली दरबार। ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपसे। एक मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या झुक गया? क्या दिल्ली दरबार या आला कमान या हाई कमान झुक गया योगी के आगे? देखिए, हाई कमान तो 2017 में झुक गया था। 2017 में जहाँ तक मीडिया की ही चर्चा की बात करें या बीजेपी के अंदर खाने से जो उभर के आ रही थी, मनोज सिन्हा पहला नाम थे मुख्यमंत्री पद के दावेदार। लेकिन संघ का दबाव था, योगी का अपना अड़ियलपन था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो दिल्ली दरबार या आला कमान तो उस समय ही झुक गया था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। उत्तर प्रदेश के चाहे वो विधानसभा चुनाव हो उसमें अच्छी सीटें मिली, 2014, 2019 में बीजेपी को अच्छी सीटें मिली। इस बार का जो पूरा जो चुनाव था 2024 का, ये जातिगत जनगणना और वो जो पीडीएफ फार्मूला लेकर आए थे, क्योंकि आप जिन मुद्दों पर आप चल रहे थे, बीजेपी चल रही थी, उन मुद्दों के सामने वो मुद्दे ज़्यादा जनता को आकर्षक लग रहे थे। और उत्तर प्रदेश वैसे भी जातिवादी राजनीति का गढ़ है बिहार के साथ, तो निश्चित तौर पर उसका असर हुआ है। तो इसमें यदि हम ये कहें कि योगी के कारण वहाँ पर सीटें कम हुई तो ये नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को यदि हम ये कहें कि जो 33 सीटें मिली हैं तो 33 सीटें मिलने की यदि वजह है इसमें, तो उसमें सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश के लिहाज से बोले तो योगी आदित्यनाथ का प्रशासन है। क्योंकि वहाँ की जनता कुछ भी हो योगी को पसंद इसलिए करती है कि उनका बुलडोजर चलता है, जहाँ भी गलत होता है वहाँ पर वो कार्रवाई करते हैं। तो प्रशासन में जो कड़ी छवि है उसकी बात है। हाँ, जरूर है कि आप लगातार लंबे समय तक सरकार में रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, तो अफसरशाही हाई हुई होने का आरोप लगता है कि हर राजनेता की इच्छा होती है कि उसके हिसाब से कार्रवाई हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपको प्रशासन चलाना तो ब्यूरोक्रेसी हावी होने का आरोप, तो वो आरोप उन पर लगे हैं। मुझे लगता है योगी जिस तरीके से बदलाव ला रहे हैं अपने आप में अब इस घटना के बाद, तो वो भी निश्चित तौर पर बदलाव ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा उनका। कुछ ब्यूरोक्रेसी में वहाँ पर भी बदलाव होंगे, कुछ संतुलन साधने की राजनीति होगी, और बीजेपी के अंदर खाने में
जो राजनीति चल रही थी उभार, वो ऊपर स्तर पर तो शांत होगा, क्योंकि दिल्ली ने कह दिया कि यथास्थिति कायम रखिए आप। इस वीडियो में यही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है और साथ में हमारे चैनल के वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया सर थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।